हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेके एग्ज़ाम कराकर। माई सेल्फ अलीना मलिक और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं आपकी एनवायरमेंटल साइंस की एमसीक्यू सीरीज़। तो इससे पहले कि मैं एमसीक्यू सीरीज़ स्टार्ट करूं, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आप हमारे ऐप पे जाके ये कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। जिसको ज्वाइन करना है दैट पर्सन कैन ज्वाइन। और उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे आज आपके एनवायरमेंटल साइंस की एमसीक्यू सीरीज़, जो आपके अपकमिंग एग्ज़ाम्स जैसे कि FA आपका VLW उसके लिए और जितने भी SSC के एग्जाम्स हैं उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। सो लेट्स बिगिन। द फर्स्ट क्वेश्चन इज यूट्रोफिकेशन मीन्स। यूट्रोफिकेशन क्या होती है? यहाँ पर उन्होंने आपको ऑप्शंस दिए हैं: थर्मल चेंज इन वाटर, फिलिंग अप ऑफ वाटर बॉडी विद एक्वेटिक प्लांट्स ड्यू टू एक्स्ट्रा नरिशमेंट, सॉलिड वेस्ट और नन ऑफ द अबव। अब यूट्रोफिकेशन क्या होती है? देखो, यूट्रोफिकेशन ऐसी कंडीशन होती है जहाँ पर पानी के में बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा न्यूट्रिएंट्स जैसे आपके फॉस्फोरस, नाइट्रोजन, उनकी एक लेयर बन जाती है। जब उनकी लेयर बन जाती है तो जितने भी एल्गी होती है वो उसके ऊपर अपना मतलब सरफेस पर वो बनने शुरू हो जाती है, जमा होने शुरू हो जाती है। उसकी वजह से जो हमारा वाटर है वो ग्रीन कलर का हो जाता है, उसमें से वो टॉक्सिन्स रिलीज़ करने लगते हैं। जब वो सारी कंडीशन यानी कि एक्स्ट्रा नरिशमेंट, एक्स्ट्रा न्यूट्रिएंट्स जो हमारे पानी में जब आ जाते हैं तो दैट कंडीशन इट इज़ टर्म टू बी नोन एज यूट्रोफिकेशन। तो यूट्रोफिकेशन का यहाँ पर इसके हिसाब से हमारे ऑप्शंस के हिसाब से आंसर क्या रहेगा सही? फिलिंग अप ऑफ वाटर बॉडी विद एक्वेटिक प्लांट्स ड्यू टू एक्स्ट्रा नरिशमेंट। जैसे कि मैंने आपको बोला कि यूट्रोफिकेशन एक ऐसी कंडीशन होती है जहाँ पर हमारे न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं वो एक्स्ट्रा अमाउंट में वाटर में प्रेजेंट हो जाते हैं, जिसकी वजह से एल्गी जो है वो पानी में पनपने शुरू हो जाती है और जो वाटर का कलर है वो ग्रीन होना स्टार्ट हो जाता है। उसमें ऑक्सीजन की कमी हो जाती है और वाटर में टॉक्सिन्स रिलीज होना शुरू हो जाते हैं एंड दैट बिकम्स अनफिट। तो दैट कंडीशन इज टर्म टू बी नोन एज एन यूट्रोफिकेशन। ठीक है, सो दिस वॉज द आंसर ऑफ द यूट्रोफिकेशन। तो इसका आंसर था हमारा फिलिंग अप ऑफ वाटर बॉडी विद एक्वेटिक प्लांट्स ड्यू टू एक्स्ट्रा नरिशमेंट। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड मीन्स। बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड का क्या मतलब है? इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन, polluting capacity of effluent, dissolved oxygen needed by microbes to decompose organic waste। अब यहाँ पे पूछा जा रहा है कि बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड क्या है। बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड क्या होती है? इसमें क्या होता है कि हमारे को डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन चाहिए होता है माइक्रोब्स को। ठीक है, माइक्रोब्स कौन से हैं? हमारे एरोबिक बैक्टीरिया है। एरोबिक बैक्टीरिया क्या होता है? पानी में वो फ्री ऑक्सीजन यूज़ करता है। फ्री ऑक्सीजन वो यूज़ करता है सो दैट कि जितने भी पॉल्यूटेंट्स हैं पानी में वो उनको डिग्रेड कर ले और उसके बाद उसको डिकम्पोज कर ले, जितना भी ऑर्गेनिक वेस्ट वाटर में प्रेजेंट है उसको डिग्रेड कर ले। तो बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड का क्या मतलब है? डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन नीडेड बाय माइक्रोब्स दैट इज एरोबिक बैक्टीरिया टू डिकम्पोज ऑर्गेनिक वेस्ट। क्लियर? नाउ इस क्वेश्चन का आंसर है डिजॉल्व्ड O2 नीडेड बाय माइक्रोब्स टू डिकम्पोज ऑर्गेनिक वेस्ट। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द मेन कंपोनेंट्स ऑफ फोटोकेमिकल स्मॉग इज। अब फोटोकेमिकल स्मॉग क्या होती है? फोटोकेमिकल स्मॉग क्या होती है? फोटोकेमिकल स्मॉग वो पॉल्यूटेंट्स रिलीज होते हैं एटमॉस्फेयर में नाइट्रस ऑक्साइड के और वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स और नाइट्रस ऑक्साइड्स मिक्स होकर पॉल्यूटेंट्स रिलीज करते हैं एटमॉस्फेयर में। ठीक है, और ये क्या करते हैं जब ये ऑर्गेनिक रिलीज होते हैं तो ये रिएक्ट करते हैं सनलाइट के साथ और इसकी वजह से क्या होता है? एक ब्राउन हेज सी हमारे एटमॉस्फेयर पे छा जाती है। ठीक है, तो मेन कंपोनेंट्स क्या हो गए इसके? यहाँ पर इन्होंने आपको ऑप्शन में पूछा है, वाटर वेपर, सल्फर डाइऑक्साइड, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन और ऑल ऑफ द अबव। जैसे मैंने आपको बोला कि जो फोटोकेमिकल स्मॉग है उसके मेन जो कंपोनेंट्स होते हैं वो होते हैं हमारे एक तो वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स और दूसरा होते हैं हमारे नाइट्रस ऑक्साइड्स। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे कौन से कंपोनेंट्स हैं? यहाँ पर हमें वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स तो दिया ही नहीं है, तो वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स नहीं यहाँ पर, तो उसके अलावा हमारा ऑप्शन क्या करेक्ट आएगा? ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन। वाटर वेपर, सल्फर डाइऑक्साइड ये सब नहीं आएगा, तो सिर्फ मेन कंपोनेंट क्या है? ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिफॉरेस्टेशन जनरली डिक्रीजेज। अब डिफॉरेस्टेशन क्या होता है? डिफॉरेस्टेशन का मतलब क्या हो गया? फॉरेस्ट का रिमूवल। ठीक है, तो फॉरेस्ट के रिमूवल की वजह से क्या हो रहा है? क्या डिक्रीज हो रहा है? व्हाट इज डिक्रीजिंग बिकॉज ऑफ डिफॉरेस्टेशन? डिफॉरेस्टेशन की वजह से हमारी रेनफॉल डिक्रीज हो रही है, सॉइल इरोजन डिक्रीज हो रहा है, ड्रॉट डिक्रीज हो रहा है या ग्लोबल वार्मिंग। देखो रेनफॉल, प्रेसिपिटेशन,
सॉइल इरोजन क्या है? सॉइल इरोजन का क्या मतलब होता है कि जब टॉप लेयर ऑफ द सॉइल इज रिमूविंग, दैट कंडीशन इज टर्म टू बी नोन एज सॉइल इरोजन। ड्रॉट कंडीशन, जब सूखा पड़ जाता है, दैट इज नोन एज ड्रॉट। और ग्लोबल वार्मिंग, देखो ग्लोबल वार्मिंग सिर्फ एक डिफॉरेस्टेशन की वजह से नहीं हो रही है, ग्लोबल वार्मिंग होने के लिए बहुत और भी रीजंस हैं। तो डिफॉरेस्टेशन की वजह से जनरली जो डिक्रीज हो रही है वो क्या हो रही है? हमारी रेनफॉल डिक्रीज हो रही है। ठीक है, देखो रेनफॉल पैटर्न्स में हमारे को बहुत सारी चेंजेस आ रही हैं, जैसे बहुत फ्लड्स कंडीशन मॉनसूनल सीजन्स में हो जाती हैं। ये सब किस वजह से हो रही है? सब डिफॉरेस्टेशन की वजह से हो रही है। तो डिफॉरेस्टेशन जो है उसकी वजह से जनरली डिक्रीज क्या हो रहा है? रेनफॉल डिक्रीज हो रही है। बाकी सब रीजंस जो हैं वो हो सकते हैं कि डिफॉरेस्टेशन से होते हो, लेकिन सॉइल इरोजन और ग्लोबल वार्मिंग में कन्फ्यूजन होगी आपको, लेकिन स्टिल इनके लिए और भी बहुत सारे रीज़न हैं। डिफॉरेस्टेशन एक इकलौता रीज़न नहीं है कि जिसकी वजह से रेनफॉल डिक्रीज हो रही है। सो द आंसर शुड बी रेनफॉल। डिफॉरेस्टेशन की वजह से यूजुअली क्या डिक्रीज हो रहा है? हमारी रेनफॉल डिक्रीज हो रही है। क्लियर? नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द टर्म अल्फा डाइवर्सिटी रेफर्स टू। अल्फा डाइवर्सिटी क्या होती है? अल्फा डाइवर्सिटी क्या होगी? जेनेटिक डाइवर्सिटी, कम्युनिटी एंड इकोसिस्टम डाइवर्सिटी, स्पीशीज डाइवर्सिटी या डाइवर्सिटी अमंग द प्लांट। अब अल्फा डाइवर्सिटी क्या होती है? अल्फा डाइवर्सिटी क्या होगी? जहाँ पर बहुत सारी कम्युनिटी और इकोसिस्टम डाइवर्सिटी हो। देखो कम्युनिटी और इकोसिस्टम डाइवर्सिटी यानी कि कम्युनिटी रहती है वहाँ पर, एक ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन, ठीक है, और इकोसिस्टम डाइवर्सिटी। इकोसिस्टम आपको पता है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म का एनवायरनमेंट है, उनकी अपने फिजिकल एनवायरनमेंट के साथ कैसी इंटरेक्शन है, दैट थिंग इज टर्म टू बी नोन एज एन इकोसिस्टम। तो अल्फा डाइवर्सिटी में क्या होता है कि हमारी जेनेटिक डाइवर्सिटी है, कम्युनिटी या इकोसिस्टम डाइवर्सिटी है, स्पीशीज डाइवर्सिटी है, डाइवर्सिटी अमंग द प्लांट है। तो इसका आंसर है स्पीशीज डाइवर्सिटी, क्योंकि अल्फा डाइवर्सिटी में हमेशा क्या होता है? इसमें डाइवर्सिटी मीन्स व्हाट? वेराइटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो अल्फा डाइवर्सिटी में हमेशा वेराइटी किसकी होती है? स्पीशीज की वेराइटी रहती है। सो द अल्फा डाइवर्सिटी रेफर्स टू द स्पीशीज डाइवर्सिटी। Now, dash is defined as an ecological state of a species being unique to a specific geographic location. अब ये हमें क्या क्वेश्चन पूछ रहा है? देखो हमेशा क्वेश्चन में ना की पॉइंट्स ढूंढने चाहिए, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में हमारा की पॉइंट क्या है? इस क्वेश्चन में हमारा की पॉइंट ये है बीइंग यूनिक, ठीक है, टू अ स्पेसिफिक ज्योग्राफिक लोकेशन। जब हम की पॉइंट किसी भी क्वेश्चन में फाइंड आउट कर लेते हैं, दैट क्वेश्चन बिकम सो इजी टू सॉल्व। इस क्वेश्चन में अब आप देखो कि ऐसी इकोलॉजिकल स्टेट स्पीशीज की जो एक स्पेसिफिक ज्योग्राफिक लोकेशन के लिए यूनिक है, यानी कि उस जगह के अलावा वो चीज़ कहीं और पर नहीं मिलती। यूनिक क्या हो गया? बिल्कुल जैसे कि यूनिक हुआ क्या मतलब? वो एक पर्टिकुलर लोकेशन पर ही आएगी और कहीं पर नहीं मिलेगी हमें, ठीक है। हर एक चीज़ अपने में एक यूनिक होती है, ठीक है। हर एक, हम ऑर्गेनिज्म की बात कर लें, इंसानों की बात कर लें, तो हर एक इंसान अपने में एक यूनिक किस्म का इंसान होता है इन कंपैरिजन टू दूसरा। तो वैसे ही जो स्पीशीज़ भी होती हैं, जोग्राफिकल लोकेशन की अगर हम बात करें, देखो जोग्राफिक लोकेशन की बात करिए तो मतलब एक पर्टिकुलर प्लेस की बात हो रही है। तो अगर सपोज यहाँ पर कोई चीज़ मिलती है तो वो नॉर्थ इंडिया में मिल रही है तो वो साउथ इंडिया में नहीं मिलेगी। तो वैसे ही उन्होंने बोला है कि ऐसी कौन सी स्पीशीज़ है जिसको इकोलॉजिकल स्टेट में यूनिक है एक जोग्राफिकल लोकेशन के लिए, तो उसको क्या बोला जाता है? उसको बोला जाता है एंडेमिक स्पीशीज़, ठीक है। उसको क्या बोला जाता है? एंडेमिक स्पीशीज़। एंडेमिक स्पीशीज़ क्या होगी कि जो एक पर्टिकुलर प्लेस पर पाई जाती है, उसके अलावा वो कहीं और नहीं मिलेगी हमें, दैट इज टर्म टू बी नोन एज एन एंडेमिक स्पीशीज़, ठीक है। जो एंडेमिक स्पीशीज़ होती है वो हम आगे भी डिस्कस करेंगे, एमसीक्यूज में आएगा। लेकिन एंडेमिज्म जो होती है वो होती है मतलब स्पेसिफिक पर्टिकुलर यूनिकनेस उस ऑर्गेनिज्म की, ठीक है। वो सिर्फ उस लोकेशन में मिलेगा, उस लोकेशन के अलावा वो कहीं और नहीं मिलेगा। और ये जो एंडेमिज्म होता है ये हमारे लिए इन केस ऑफ हॉटस्पॉट्स भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। जब हम हॉटस्पॉट्स को डिफाइन करते हैं तो हॉटस्पॉट्स जो हैं हम उनको उनके एंडेमिज्म की वजह से डिफाइन करते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पर हमें 1500 वेस्क्यूलर प्लांट्स चाहिए होते हैं जो वहाँ पर एक पर्टिकुलर लोकेशन पर अगर एंडेमिक होंगे, उसके अलावा वो कहीं और नहीं मिलेंगे, तो हम उस रीजन को ऐसा हॉटस्पॉट क्लासीफाई कर सकते हैं, अदरवाइज नॉट, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा एंडेमिक स्पीशीज, क्योंकि एक्सोटिक स्पीशीज नहीं हो सकता। एक्सोटिक स्पीशीज आर नॉट दे आर विच आर यूनिक टू स्पेसिफिक ज्योग्राफिक लोकेशन। और इकोसिस्टम तो मैंने आपको पहले ही बता दिया, इकोसिस्टम क्या होता है कि जो आपका इंटरेक्शन आपके लिविंग ऑर्गेनिजम्स के साथ, और नन ऑफ द अबव था, तो वो आंसर नहीं हो सकता, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज
5th जून इज ऑब्जर्व्ड एज, ठीक है, ये बहुत फैक्चुअल क्वेश्चन है, बहुत बारी पूछा जाता है। 5th जून क्या होता है? 5th जून वर्ल्ड फॉरेस्ट डे है? नो, वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे है। देखते हैं क्या है, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे है या वर्ल्ड पॉपुलेशन डे है? तो जो 5th जून है वो हमारा क्या होता है? वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे। 5th जून एवरी ईयर इज ऑब्जर्व्ड एज वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे। 5th जून को हम क्या सेलिब्रेट करते हैं? अपना एनवायरनमेंट डे सेलिब्रेट करते हैं, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज इकोलॉजिकल पिरामिड। इकोलॉजिकल पिरामिड क्या होता है? ठीक है, सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि इकोलॉजिकल पिरामिड क्या होता है, ठीक है। इंटरेक्शंस होती हैं वेरियस ट्रॉफिक लेवल्स पे, उनको हम बोला जाता है, मतलब ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशंस होती है ट्रॉफिक लेवल की। आपको पता है कि इकोसिस्टम में क्या होता है? ट्रॉफिक लेवल्स होते हैं वेरियस, जिसकी वजह से हमारी फूड चेन भी बनती है, और उस फूड चेन में इकोलॉजिकल पिरामिड क्या होता है? ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन होती है। क्या होती है? ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन जो होती है उसको हम क्या बोलते हैं? हमारा इकोलॉजिकल पिरामिड बोलते हैं, ठीक है। उसके अलावा इसमें अब क्या होगा कि इन्होंने पूछा है कि ऐसा कौन सा इकोलॉजिकल पिरामिड है जो हमेशा अपराइट होगा। देखो, इकोलॉजिकल पिरामिड्स जो होते हैं वो 3 टाइप्स के होते हैं। तीनों टाइप्स यहाँ पर हमें दिए हुए हैं, पिरामिड ऑफ एनर्जी, पिरामिड ऑफ बायोमास, पिरामिड ऑफ नंबर। इन तीनों इनमें क्या होता है कि ये ऐसे स्ट्रक्चर बनता है, ठीक है। ये हो गया अपराइट, ये हो गया इन्वर्टेड, ठीक है। अपराइट में क्या होता है कि हमारा जो बेस है, जो जहाँ से स्टार्ट हो रहा है, इसमें एनर्जी ज़्यादा रहेगी, नंबर ज़्यादा रहेगा या बायोमास ज़्यादा रहेगा, ठीक है। तो जैसे जैसे हम ऊपर जाते रहेंगे तो ये वाला जो है ये कम होता जाएगा, इसका नंबर या बायोमास या एनर्जी कम होती जाएगी, यानी कि नेक्स्ट एनर्जी पे, नेक्स्ट लेवल पे जो है इन कंपैरिजन टू द बेस वो कम ट्रांसफर होती जाएगी। तो दैट इज टर्म टू बी नोन एज कि अपराइट कंडीशन, ठीक है। क्यों? क्योंकि पहले में ज़्यादा बेस हमारा ब्रॉड होगा और जब हम टॉप तक पहुँचेंगे तो वो हमारा क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। ये था अपराइट पिरामिड, ठीक है। और ये अब मैंने बनाया है पिरामिड ऑफ इन्वर्टेड पिरामिड, ठीक है। ये मैंने कौन सा बनाया है? इन्वर्टेड पिरामिड। इन्वर्टेड पिरामिड में क्या है कि जो हमारा बेस है वो नैरो है और जो हमारा टॉप है वो ब्रॉड है। यानी कि जैसे हम अपराइट में देख रहे थे कि नीचे बेस पे हमेशा ऑर्गेनिज्म ज़्यादा होंगे इन कंपेरिजन टू द टॉप, और इन्वर्टेड में क्या होगा कि बेस में ऑर्गेनिजम्स कम होंगे और हम ऊपर जाते जाएंगे तो ऑर्गेनिजम्स बढ़ते जाएंगे। लेकिन अगर हम नॉर्मल कंडीशन देखें, नॉर्मल कंडीशंस में क्या होता है कि हमेशा जो हमारा इकोलॉजिकल पिरामिड होता है वो अपराइट होता है। तो वैसे ही पिरामिड ऑफ बायोमास, पिरामिड ऑफ नंबर में इन सम केसेस, ठीक है, हमारा जो इकोलॉजिकल पिरामिड होता है वो इन्वर्टेड हो सकता है, लेकिन पिरामिड ऑफ एनर्जी एक ऐसा पिरामिड है जहाँ पर हमारा इकोलॉजिकल पिरामिड कभी भी इन्वर्टेड नहीं होगा। यानी कि ऐसा कभी भी नहीं होगा, हमेशा कैसा होगा? अपराइट होगा। अपराइट में क्या होगा? हमें पता है कि एनर्जी ट्रांसफर जो होती है ट्रॉफिक लेवल में वो 10% ऑफ द एनर्जी हमेशा ट्रांसफर होती है, तो एनर्जी हमेशा ऊपर की तरफ जाती है, एनर्जी कभी ऊपर से नीचे नहीं आती, ठीक है, हमेशा बेस से टॉप की तरफ जाएगी। दैट इज वाई जो इकोलॉजिकल पिरामिड है वो हमेशा अपराइट बनेगा, वो कभी भी इन्वर्टेड नहीं बनेगा। क्लियर? नाउ अब ये क्वेश्चन ध्यान से देखना। द क्वेश्चन इज मोस्ट स्टेबल इकोसिस्टम। इकोसिस्टम टर्म मैंने ऊपर बहुत बारी डिफाइन की है, ठीक है। अब इकोसिस्टम इन्होंने पूछा है कि सबसे ज़्यादा स्टेबिलिटी कौन से वाले इकोसिस्टम में आती है? सबसे ज़्यादा स्टेबिलिटी क्या हमारे फॉरेस्ट में है, डेजर्ट में है, ओशंस में है या माउंटेन्स में है? तो सबसे ज़्यादा स्टेबिलिटी हमारी कौन से इकोसिस्टम में होती है? सबसे ज़्यादा स्टेबिलिटी हमारी होती है ओशंस में, ठीक है। कैसे? देखो, ओशंस क्या होते हैं? दे आर नेचुरली लिक्विड, ठीक है। नेचुरल लिक्विड है, सेलाइन कंडीशंस है वहाँ पर, ठीक है, पहले से सेलाइन कंडीशन प्रेजेंट है, टेम्परेचर जो है वहाँ पर बहुत सेंसिटिव होता है, लाइट कंडीशंस होती हैं, और जो स्टेबिलिटी इसमें जो आती है ना ये स्टेडी रहता है, ठीक है। यहाँ पर विद रिस्पेक्ट टू टाइम मतलब चेंजेस नहीं आती हैं, लेकिन बाकी जितने भी हमारे इकोसिस्टम्स हैं यहाँ पर बायोटिक कम्युनिटी सर्वाइव करती हैं, और ये जो इकोसिस्टम्स हैं ये स्टेडी नहीं रहते हैं, ये विद रिस्पेक्ट टू टाइम चेंज करते रहते हैं, मे बी बिकॉज ऑफ द बायोलॉजिकल कम्युनिटी और समवट अदर रीजंस। लेकिन जो ओशंस हैं वो बहुत स्टेबल हैं बिकॉज ऑफ द सेलाइन कंडीशन ऑफ देयर एनवायरनमेंट, और उसमें जो टेम्परेचर सेंसिटिव कंडीशंस होती है उसकी वजह से जो हमारे ओशंस हैं वो हमारे सबसे ज़्यादा स्टेबल इकोसिस्टम है, ठीक है।
नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज एटमॉस्फेरिक ओजोन लेयर, ठीक है, विच प्रोटेक्ट अस फ्रॉम अल्ट्रावायलेट बी एंड सी इज गेटिंग डिप्लीटेड मोस्ट बाय एडिशन ऑफ, ठीक है। क्वेश्चन आपने देख लिया, पूछा जा रहा है कि हमारी एटमॉस्फेरिक ओजोन लेयर, हमारी एटमॉस्फेरिक ओजोन लेयर कौन सी लेयर में प्रेजेंट है। आपको पता है कि एटमॉस्फेयर की 4 लेयर्स होती हैं, ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मीजोस्फेयर, आइनोस्फेयर। उसके बाद हमारी जो ओजोन लेयर है, ठीक है, ओजोन लेयर किस में प्रेजेंट होती है, इट इज़ प्रेजेंट इन स्ट्रेटोस्फेयर, ठीक है। स्ट्रेटोस्फेयर हमारी कहाँ से स्टार्ट हो जाती है, 18 किलोमीटर से 50 किलोमीटर तक हमारी स्ट्रेटोस्फेयर जो है वो है। तो स्ट्रेटोस्फेयर में क्या होता है, हमारी ओजोन लेयर प्रेजेंट है, ठीक है। हमारी क्या प्रेजेंट है, ओजोन लेयर प्रेजेंट है। ओजोन लेयर क्या है कि ओजोन कैसे फॉर्म होती है, ओजोन जो है ऑक्सीजन के साथ फ्री रेडिकल ऑफ ऑक्सीजन कंबाइन करता है एंड इट फॉर्म्स O3 विच इज़ ओजोन, ठीक है। अब ये ओजोन हमारी बन गई, देखो इस लेयर में क्या हो रहा है, हमारी केमिकल रिएक्शन हो रही है, केमिकल रिएक्शन हो रही है, तो जहाँ पर भी केमिकल रिएक्शन होगी मतलब वहाँ पर हीट जनरेट होगी। तो इस वजह से भी जहाँ पर केमिकल रिएक्शन हो रही है यहाँ पर हीट जनरेट हो रही है, तो हीट जनरेशन की वजह से जो हमारी ओजोन लेयर है यहाँ पर टेम्परेचर जो होता है वो इंक्रीज होता है, ठीक है। जैसे जैसे हम हाइट की तरफ जा रहे हैं, देखो ना 18 से 50 किलोमीटर, यानी कि अगर 18 किलोमीटर यहाँ है तो 50 किलोमीटर यहाँ होगा, ठीक है। इधर से क्या हो रहा है, इसकी हाइट इंक्रीज हो रही है, जैसे जैसे हाइट इंक्रीज हो रही है तो टेम्परेचर भी क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। टेम्परेचर क्यों इंक्रीज हो रहा है, क्यों, क्योंकि इस वाली लेयर में हमारी केमिकल रिएक्शन हो रही है, ठीक है। नाउ कम टू द क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या है कि ओजोन लेयर जो है, एटमॉस्फेरिक ओजोन लेयर, मैंने बता दिया कौन सी लेयर में प्रेजेंट है, स्ट्रेटोस्फेयर में प्रेजेंट है। वो हमें बताती है कि हमारी ओजोन लेयर, हमें पता है कि सन से हार्मफुल रेडिएशंस आती हैं, इंफ्रारेड भी आती हैं, अल्फा बीटा गामा भी आती हैं और अल्ट्रावायलेट रेज भी आती हैं। अब जो अल्फा बीटा गामा है वो ऊपर एटमॉस्फेयर, अपर एटमॉस्फेयर से ही रिफ्लेक्ट बैक हो जाती हैं, लेकिन जो यूवी रेज हैं उनको कौन रिफ्लेक्ट बैक करता है, उनको रिफ्लेक्ट बैक करती है ओजोन लेयर, ठीक है। ओजोन लेयर उनको रिफ्लेक्ट बैक करती है। तो अब ओजोन लेयर हमें किससे प्रोटेक्ट करती है, वो हमें हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस यानी बी एंड सी अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस, उससे हमें क्या करती है, वो बचाती है। लेकिन अब क्या हो रहा है, डे बाय डे जो ये यूवी रेज हैं ये ओजोन लेयर को डिप्लीट कर रही हैं, ठीक है, ठीक है। ओजोन लेयर जो है हमारी डिप्लीट हो रही है, यानी थिन हो रही है, जिसकी वजह से जो यूवी रेज हैं वो ज़मीन पर आ जा रही है, अर्थ के ऊपर पड़ रही हैं। तो अब बताओ कि जो ये डिप्लीट हो रही है ओजोन लेयर, ये किसकी वजह से हो रही है, इसमें किसकी एडिशन हो रही है, ये डिप्लीट हो रही है। तो ऑप्शंस हैं यहाँ पर, ऑप्शंस हैं यहाँ पर क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड या सल्फर डाइऑक्साइड। तो किसकी वजह से हो रही है, हमारी जो एटमॉस्फेरिक ओजोन लेयर है वो क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स की एडिशन की वजह से डिप्लीट हो रही है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स की डिप्लीशन की वजह से कैसे डिप्लीट हो रही है, हमें पता है कि जितने भी हम रेफ्रिजरेटर्स, कूलिंग रिपेलेंट्स, एसीज वगैरह जितने भी यूज़ कर रहे हैं उनमें हाई क्वांटिटी होती है क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स की, और क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स जो हैं वो हमारे एटमॉस्फेयर के लिए हार्मफुल हैं, और उसकी वजह से जो हमारी ओजोन लेयर है वो डिप्लीट हो रही है, यानी CFCs की वजह से हमारी ओजोन लेयर डिप्लीट हो रही है। तो आंसर शुड बी क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ठीक है। आई होप आपको ये सब क्लियर होगा। अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लग रहा होगा प्लीज़ डू कमेंट इन द कमेंट सेक्शन सो दैट कि मैं नेक्स्ट आपके लिए इससे भी और अच्छा लेकर आ सकूं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग आर इम्पॉर्टेंट बायोटिक फैक्टर्स दैट कैन अफेक्ट द स्ट्रक्चर एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ बायोलॉजिकल कम्युनिटीज़। ठीक है, बायोटिक फैक्टर्स क्या हो गया, आपको पता है कि बायोटिक और एबायोटिक जो कंपोनेंट्स हैं वो किसके हैं, इकोसिस्टम के हैं। बायोटिक में लिविंग ऑर्गेनिजम्स आ जाते हैं और एबायोटिक में कौन से आ जाएंगे, नॉन लिविंग। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है कि ये जितने भी आपको ऑप्शन दिए जा रहे हैं इसमें से बताओ कि कौन से हैं इंपॉर्टेंट बायोटिक फैक्टर्स जो हमारे स्ट्रक्चर और ऑर्गेनाइजेशन है जो बायोलॉजिकल कम्युनिटी का, उसको क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, उसको इफेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो उसमें क्या है, हम अब ऑप्शंस में देखते हैं कि क्या है। देखो पहला है न्यूट्रिएंट अवेलेबिलिटी, सॉइल पीएच, लाइट इंटेंसिटी, प्रेसिपिटेशन, विंड, टेम्परेचर। देखो न्यूट्रिएंट अवेलेबिलिटी क्या है, जितने भी न्यूट्रिएंट्स हमारे को मतलब अवेलेबल हैं, क्या वो उसके लिए एक इंपॉर्टेंट रीज़न है। सॉइल की पीएच, लाइट इंटेंसिटी, प्रेसिपिटेशन, विंड, टेम्परेचर, प्रिडेशन, कॉम्पिटिशन और डिजीज़, या ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, सबसे पहले तो मैं आपको बताती हूँ यहाँ पर एबायोटिक होगा, यहाँ पर बायोटिक
नहीं होगा, यहाँ पर एबायोटिक फैक्टर्स होगा, क्योंकि ये जितने भी यहाँ पर हमें ऑप्शंस में दिए गए हैं ये सारे हमारे क्या हैं, एबायोटिक कंपोनेंट्स हैं। तो न्यूट्रिएंट अवेलेबिलिटी भी एक वन ऑफ द रीजंस है जिसकी वजह से हमारा स्ट्रक्चर और ऑर्गेनाइजेशन जो है पॉलिटिकल कम्युनिटी वो इफेक्ट होती है। सॉइल पीएच की वजह से भी, लाइट इंटेंसिटी की वजह से भी, तो ये तो ठीक है। प्रेसिपिटेशन भी है, प्रेसिपिटेशन मीन्स रेनफॉल, स्नोफॉल इन वॉट एवर फॉर्म इट इज़ गेटिंग डन। विंड भी है, टेम्परेचर भी है, प्रेडेशन, कॉम्पिटिशन, डिजीज़, आपको पता है ये सारे होते हैं। तो ऑल ऑफ द अबव, तो इसका आंसर आएगा ऑल ऑफ द अबव। क्यों? क्योंकि इन सारी चीज़ों की वजह से हमारी बायोलॉजिकल कम्युनिटी के स्ट्रक्चर और ऑर्गेनाइजेशन पर इफेक्ट पड़ता है। दीज आर द रीजंस विद विच वी कैन सर्वाइव। ठीक है, प्रेडेशन भी होती है, एक होता है प्रीडेटर, एक होता है प्रे। कॉम्पिटिशन, द सर्वाइवल बिटवीन द टू ऑर्गेनिजम्स, ऑलवेज दे कम्पीट विद ईच अदर। जैसे अभी एग्जाम की तैयारी की बात कर लो, यू ऑल आर कम्पीटिंग अमंग ईच अदर, सो आंसर विल बी ऑल ऑफ द अबव। Next question is, the question is, all of the following statements about ecology. Ecology क्या होती है? Ecology is the study of interactions between biotic and abiotic environment. ठीक है, इसको स्टडी बोला जाता है, जो हम इंटरैक्ट करते हैं बायोटिक और एबायोटिक कम्युनिटी में जो इंटरेक्शन होता है उसकी स्टडी को इकोलॉजी बोला जाता है। अब यहाँ पर पूछा जा रहा है कि जितनी भी स्टेटमेंट्स यहाँ पर आपको नीचे दी गई हैं, बताओ इनमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है वो गलत है। ठीक है, उन्होंने कहा है कि सारी सही हैं, इनमें से एक गलत है और वो आपको बताना है कि कौन सी है। तो जैसे कि मैंने आपको बोला कि इकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ द इंटरेक्शंस बिटवीन बायोटिक एंड एबायोटिक एस्पेक्ट्स ऑफ द एनवायरनमेंट। बिल्कुल सही। क्यों? क्योंकि इकोलॉजी इज द स्टडी। ठीक है, नेक्स्ट इज इकोलॉजी इज अ डिसिप्लिन दैट इज इंडिपेंडेंट फ्रॉम नेचुरल सिलेक्शन एंड एवोल्यूशनरी हिस्ट्री। ये भी बिल्कुल सही है। जो नेचुरल सिलेक्शन और हिस्ट्री की बात की गई है, इकोलॉजी का उससे कोई लेना देना नहीं है, वो उससे टोटली इंडिपेंडेंट है। दिस इज ऑल्सो ट्रू। नेक्स्ट, लेट्स सी व्हाट कम्स नेक्स्ट। इकोलॉजिस्ट में स्टडी पॉपुलेशंस एंड कम्युनिटीज़ ऑफ ऑर्गेनिजम्स। इसमें बोला जा रहा है कि इकोलॉजिस्ट जो हैं वो पॉपुलेशन भी स्टडी करते हैं और कम्युनिटीज़। देखो, अगर वो पॉपुलेशन और कम्युनिटी स्टडी करेंगे तभी तो इंटरेक्शन हमें पता चलेगा ना, बायोटिक और एबायोटिक का। अभी तो यहाँ बायोटिक पता चल रहा है, तो वो पॉपुलेशन और कम्युनिटी को स्टडी करेंगे तो ही हमें इकोलॉजी के बारे में पता चलेगा। तो ये ऑप्शन भी सही है। अब 3 तो सही हो गया, अब मे बी नेक्स्ट वाला ही गलत हो गया, पर हम देखते हैं कैसे गलत है। इकोलॉजी स्पैन्स इंक्रीजिंगली कॉम्प्रिहेंसिव लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन फ्रॉम इंडिविजुअल्स टू इकोसिस्टम। क्या ये इंक्रीज करता है लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इंडिविजुअल से इकोसिस्टम की तरफ? नहीं, ये ऐसा कुछ भी नहीं करता, क्योंकि इकोलॉजी का ये काम नहीं है। इकोलॉजी इज अ स्टडी, सो दिस ऑप्शन इज रॉन्ग। तो ये ऑप्शन रॉन्ग तो है, लेकिन अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन दिस इज द राइट आंसर। ठीक है, तो इसमें क्या है कि जितनी भी ये 3 चीज़ें हैं कि जैसे स्टडी ऑफ द इंटरेक्शन है बायोटिक और एबायोटिक एनवायरनमेंट की, डिसिप्लिन है जो नेचुरल सिलेक्शन और एवोल्यूशनरी हिस्ट्री से इंडिपेंडेंट है, ये बिल्कुल सही है। और इकोलॉजी है जो पॉपुलेशन और कम्युनिटी जो है ऑर्गेनिजम्स की, उनको भी स्टडी करता है। दिस इज टोटली करेक्ट एंड द ऑप्शन विच इज राइट इज हेयर इकोलॉजी। एक्चुअल ये आंसर गलत है, बट अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन दिस इज द राइट आंसर। नाउ द नेक्स्ट, डेट्रिटस फूड चेन। ठीक है, देखो फूड चेन होती है डिफरेंट काइंड्स की। फूड चेन हमें पता है क्या है, एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म पे सर्वाइव कर रहा है, दूसरा ऑर्गेनिज्म तीसरे पे सर्वाइव कर रहा है, तीसरा चौथे पे सर्वाइव कर रहा है, वैसे करके जो हमारी चेन बनती है दैट इज टर्म्ड टू बी नोन एज फूड चेन। अब जैसे ग्रास है, ग्रास पर गोट सर्वाइव कर रही है, गोट को लॉइन खा रहा है, तो दिस इज अ फूड चेन। तो ये होगी ग्रेजिंग फूड चेन। ग्रेजिंग फूड चेन कैसे होगी? बिकॉज इट इज स्टार्टिंग फ्रॉम ग्रास। कहाँ से स्टार्ट हो रही है? वो ग्रास से स्टार्ट हो रही है। ग्रास को गोट खा रहा है, गोट खा रही है, गोट को लॉइन खा रहा है, तो ये हमारी होगी ग्रेजिंग फूड चेन। लेकिन यहाँ पर हमें पूछा गया है डेट्रिटस फूड चेन। ठीक है, डिकम्पोजिंग फूड चेन, तो वो कहाँ से स्टार्ट होती है? क्या वो ग्रीन प्लांट से स्टार्ट हो रही है, क्या वो ग्रास से स्टार्ट हो रही है, क्या वो डेड ऑर्गेनिक मैटर से स्टार्ट हो रही है, या फाइटोप्लैंक्टन से स्टार्ट हो रही है? देखो ग्रीन प्लांट्स ग्रास सेम हो गए। ठीक है, इसमें क्या हो गया, ये ग्रेजिंग फूड चेन में आ गए, क्योंकि ग्रीन प्लांट्स जो है कौन खाएगा? बकरी खा लेगी, ग्रास भी गोट खा सकते हैं, या और भी कोई ऑर्गेनिज्म उसको खा सकता है। ठीक है, उसके बाद आता है डेड ऑर्गेनिक मैटर, यानी विच इज़ डेड, डिकम्पोज यहाँ से ही स्टार्ट होता है। तो इसके ऊपर कौन हमारा सर्वाइव करेगा? सबसे पहले बैक्टीरिया करेगा, या इसको वल्चर वगैरह कोई भी जो डेड ऑर्गेनिक मैटर बैक्टीरिया इसको खा रहा है, वहाँ से जो हमारी फूड चेन स्टार्ट होती है दैट इज टर्म टू बी नोन एज अ डेड ऑर्गेनिक मैटर, यानी कि डेट्रिटस फूड चेन। ठीक है, फाइटोप्लैंक्टन्स क्या होते हैं? प्लांट एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो प्लांट्स में। ठीक है,
वाटर में होते हैं, फाइटोप्लैंक्टॉन्स, दे आर प्रेजेंट इन वाटर, तो उनको फाइटोप्लैंक्टॉन मतलब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं ये किस्म के, ठीक है। तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, तो आंसर इज डेड ऑर्गेनिक मैटर, यानी कि हमारी डेट्रिटस फूड चेन कहाँ से स्टार्ट होती है, डेड ऑर्गेनिक मैटर से हमारी जो फूड चेन होती है वो स्टार्ट होती है, कौन सी वाली, डेट्रिटस फूड चेन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, दिस इज अ फैक्चुअल क्वेश्चन, और इस फैक्चुअल क्वेश्चन में आपको पूछा गया है कि जो एसिड रेन है, ठीक है, एसिड रेन क्या होती है। अब एसिड रेन वो रेन है जो सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड के कंपाउंड्स मिक्स करके जो प्रेसिपिटेशन होती है, यानी एटमॉस्फेयर में जो हार्मफुल केमिकल्स रिलीज होते हैं, उसके बाद जो रेन होती है, दैट इज टर्म टू बी नोन एज एन एसिड रेन, ठीक है। तो एसिड रेन की जो ये टर्म है, ये किसने दी थी, क्या ये क्राइस्ट रेल्फ ने दी थी, एल्मर जोसेफ क्लार्क ने दी थी, अर्नेस्ट फ्लावर ने दी थी, या रॉबर्ट एंगस स्मिथ ने दी थी। सो द आंसर इज रॉबर्ट एंगस स्मिथ। एसिड रेन जो टर्म है वो किसने दी थी पहले, रॉबर्ट एंगस स्मिथ ने, ठीक है। सो द करेक्ट आंसर इज रॉबर्ट एंगस स्मिथ। नेक्स्ट क्वेश्चन एसिड रेन से ही रिलेटेड है। यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है कि जो डैमेज कॉज किया जाता है एसिड रेन की वजह से, ठीक है, एसिड रेन की वजह से जो डैमेज होता है, देखो आपको पता होगा कि एसिड रेन की वजह से हमेशा बोला जाता है, बहुत बारी न्यूज़ में भी होता है कि जो ताजमहल है दैट इज गेटिंग येलो, ठीक है, बिकॉज ऑफ व्हाट, एसिड रेन, क्योंकि उसमें सल्फर डाइऑक्साइड का कंटेंट बहुत ज़्यादा प्रेजेंट होता है एसिड में, जिसकी वजह से जो ताजमहल का वाइट कलर है वो डे बाई डे क्या होता जा रहा है, येलो होता जा रहा है। तो उसमें बोला गया कि जो एसिड रेन जो डैमेज कॉज करती है वो किस वजह से है, मतलब एसिड रेन की नेचर कैसी होती है, क्या उसकी नेचर बैलेंसिंग है, नो, अगर बैलेंसिंग होती तो थोड़ी ना वो इफेक्ट करती, प्रोटेक्टिंग है, नो, विथस्टैंडिंग है, नो, कोरोसिव है, यस। एसिड रेन क्या करती है, कोरोजन कॉज करती है, जिसकी वजह, मतलब एसिड रेन की नेचर क्या है, इट इज कोरोसिव, कोरोसिव यानी जंग लगा, कोरोजन वाली नेचर है इसकी, जिसकी वजह से जो एसिड रेन है वो डैमेज कॉज करती है। कौन सी नेचर है इसकी, कोरोसिव नेचर। सो द आंसर इज कोरोसिव। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, एसिड रेन रिएक्ट्स विद मार्बल एंड लाइमस्टोन टू फॉर्म, एसिड रेन जो है, अब देखो जो ताजमहल है वो बना हुआ है संगमरमर का, जिसे बोला जाता है, वाइट मार्बल और लाइमस्टोन, ठीक है। ताजमहल तो मार्बल का बना है, लेकिन जो एसिड रेन है वो मार्बल के साथ भी रिएक्ट करती है और लाइमस्टोन के साथ भी रिएक्ट करती है, और क्या बनाती है, जब एसिड रेन इन दोनों चीज़ों के साथ कंबाइन करती है तो व्हाट इट मेक्स क्या बनाती है, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम सल्फेट, या नन ऑफ द अबव। तो जब एसिड रेन मार्बल और लाइमस्टोन के साथ रिएक्ट करती है तो वो हमेशा बनाती है कैल्शियम सल्फेट, ठीक है। कैल्शियम सल्फेट इज अ कैल्शियम सॉल्ट, ये हमेशा हमें डिहाइड्रेटेड फॉर्म में मिलता है। जब इसको हम, इसका फॉर्मूला होता है ऐसे CaSO4, जब हम इसको 2H2O करते हैं तो इसको बोला जाता है उस टाइम पर जिप्सम, ठीक है। तो एसिड रेन जो है किसके साथ रिएक्ट करती है, मार्बल और लाइमस्टोन के साथ रिएक्ट करती है, और ये क्या बना देती है, कैल्शियम सल्फेटेड फॉर्म्स। क्लियर। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अब यहाँ पर आया द इकोलॉजिकल पिरामिड, ठीक है। इकोलॉजिकल पिरामिड हमने पहले भी पढ़े, मैंने आपको ऊपर भी बताया कि इकोलॉजिकल पिरामिड क्या है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द वेरियस ट्रॉफिक लेवल्स, उनकी इंटरेक्शन की जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होती है, जो अभी हमने पिछले क्वेश्चन में पढ़ा है, इन्वर्टेड एंड अपराइट, उसको बोला जाता है इकोलॉजिकल पिरामिड, ठीक है। तो इकोलॉजिकल पिरामिड हमेशा किससे स्टार्ट होता है, उसके बेस पर हमेशा क्या होता है, डिकम्पोजर्स होते हैं। अगर डिकम्पोजर्स होंगे तो क्या हमारा इकोलॉजिकल पिरामिड बनेगा, नो। क्या उसके उस पर प्रोड्यूसर्स होते हैं, लेट्स सी, कंज्यूमर्स और नन ऑफ दीज। तो आंसर क्या होगा इसका, प्रोड्यूसर्स। क्यों, क्योंकि प्रोड्यूसर्स होंगे बेस पे तो हमारा इकोलॉजिकल पिरामिड क्या बनेगा, ऐसे, ठीक है। अगर सपोज यहाँ पर ग्रास है, ठीक है, तो ये क्या है, प्रोड्यूसर है। अब इस प्रोड्यूसर को कौन खाएगा, यहाँ पर कंज्यूमर्स, ठीक है। फिर उसके बाद आ जाएंगे यहाँ पर टॉप कार्निवोर, ऐसे करके जब भी हमारा बनेगा तो दिस इज टर्म टू बी नोन एज इकोलॉजिकल पिरामिड एंड दिस इज अपराइट। तो हमेशा इकोलॉजिकल पिरामिड के बेस पे क्या होता है, प्रोड्यूसर्स। हमेशा क्या होता है, इसके बेस पे प्रोड्यूसर्स होते हैं हमेशा। क्लियर। सो द आंसर इज प्रोड्यूसर्स।
अब इसमें से पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स। नॉन रिन्यूएबल और रिन्यूएबल दो किस्म के सोर्सेज होते हैं। रिन्यूएबल विच कैन बी रिन्यूड अगेन एंड अगेन एंड अगेन, एंड द नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज आर विच वंस एग्जॉस्टेड दे विल नेवर बी रिन्यूड। तो इनमें से ऐसी कौन सी है रिसोर्स जो नॉन रिन्यूएबल है? क्या कोल है नॉन रिन्यूएबल? कोल तो नॉन रिन्यूएबल है। लेट्स सी क्या आंसर आता है इसका। फॉरेस्ट नॉन रिन्यूएबल है? नो, इट इज रिन्यूएबल। वाटर रिन्यूएबल। वाइल्ड लाइफ रिन्यूएबल। सो द आंसर विल बी कोल। कोल जो है अगर एक बार एग्जॉस्ट हो गया, ये हमारा फॉसिल फ्यूल भी है, अगर एक बार एग्जॉस्ट हो गया तो हम इसको दोबारा रिन्यू नहीं कर पाएंगे क्योंकि इसमें मिलियन ऑफ ईयर्स लग जाते हैं इसकी फॉर्मेशन में। सो द कोल इज अ नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स। चिपको मूवमेंट। चिपको मूवमेंट क्या है? चिपको मूवमेंट आपको पता है कि एक बारी चिपको मूवमेंट स्टार्ट की गई थी। एक गांव था, वहाँ पर बहुत सारे लोग आए थे फॉरेस्ट को कट करने के लिए, लेकिन वहाँ की लेडीज़, वहाँ के बच्चे, वहाँ के जितने भी लोग थे उन्होंने पेरेंट्स को ट्रीज़ को हग कर लिया था। दे हग द ट्रीज़ बिकॉज दे नेवर वांटेड देम टू कट। तो उनको नहीं कट करने के लिए उन्होंने ट्रीज़ को हग किया था, तो उसको बोला जाता था चिपको मूवमेंट। तो चिपको मूवमेंट जो स्टार्ट की गई थी वो किसको कंजर्व करने के लिए स्टार्ट की गई थी? फॉरेस्ट को, ग्रासलैंड्स को, डेजर्ट्स को या सॉइल्स को? अब ट्रीज़ को हक किया था, दैट मीन्स ट्रीज से तो हमारी फॉरेस्ट कम्युनिटी बनती है। तो चिपको मूवमेंट किसको कंजर्व करने के लिए स्टार्ट की गई थी? फॉरेस्ट को कंजर्व करने के लिए स्टार्ट की गई थी। सो द आंसर विल बी द फॉरेस्ट। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज कॉमन टू द टेक्निक्स। इन टेक्निक्स में कॉमन क्या है? ठीक है, टेक्निक हमें क्या पूछी गई है? इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। अब इन विट्रो फर्टिलाइजेशन क्या होती है सबसे पहले हम देखते हैं। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन वो फर्टिलाइजेशन होती है जहाँ पर एग और स्पर्म को आउटसाइड द ओवरी जो है फर्टिलाइज करवाया जाता है। ठीक है, यानी कि नॉर्मल कंडीशंस में उनको फर्टिलाइज नहीं करवाया जाता है, जैसे नॉर्मली ओवरी और एग और स्पर्म जो है वो फर्टिलाइज करते हैं, वैसे नहीं, उनको आउटसाइड द। इन विट्रो मीन्स इन ग्लास। ठीक है, इन ग्लास में उनकी फर्टिलाइजेशन करवाई जाती है, तो दैट इज इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। क्रायो प्रिजर्वेशन है। क्रायो प्रिजर्वेशन है कि हमें सेल ऑर्गेनेलीज, न्यूक्लियस, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हम प्रिजर्व करके रखते हैं एट लोअर टेम्परेचर्स। ठीक है, बहुत ज़्यादा लोअर टेम्परेचर्स पे जब हमें सेल ऑर्गेनेलीज वगैरह प्रिजर्व करते हैं सो दैट कि हम उनको फ्यूचर में यूज़ कर सकें कोई भी एक्सपेरिमेंट करने के लिए, दैट इज टर्म टू बी नोन एज क्रायो प्रिजर्वेशन। और क्रायो प्रिजर्वेशन के लिए क्या होता है, हमें जो टेम्परेचर होता है वो बहुत ही ज़्यादा लो चाहिए होता है। -80 डिग्री सेल्सियस टू 140 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर हो सकता है या इससे भी ज़्यादा कम हो सकता है। तो इस कंडीशन में जब मतलब बिल्कुल लो टेम्परेचर्स में हम ये ऑर्गेनेलीज प्रिजर्व करते हैं उसको बोला जाता है क्रायो प्रिजर्वेशन। नेक्स्ट इज द टिश्यू कल्चर। टिश्यू कल्चर क्या है? जब हाइब्रिडाइजेशन करवाई जाती है या दो चीज़ों को मिक्सअप करवाया जाता है, दैट इज टर्म टू बी नोन एज टिश्यू कल्चर। अब इन्होंने पूछा है इस क्वेश्चन में कि इन टेक्निक्स में कॉमन क्या है। कॉमन क्या है इन टेक्निक में? क्या सारी इन सीटू कंजर्वेशन मेथड्स हैं? नाउ व्हाट इज इन सीटू? इन सीटू होता है विद इन देयर नेचुरल हैबिटेट, यानी कि कोई चीज़ जैसे नेचुरल हैबिटेट में मतलब पैदा हुई है, जो उसी अपने नेचुरल हैबिटेट में रहेगी, उसको बोलते हैं इन सीटू। और नेक्स्ट टर्म है यहाँ पर एक्सीटू। एक्सीटू मीन्स उनके नेचुरल हैबिटेट के आउटसाइड। ठीक है, उनको क्या कराया जाए? फर्टिलाइज कराया जाए या प्रिजर्व किया जाए या टिश्यू कल्चरिंग की जाए, कुछ भी किया जाए, दैट इज टर्म टू बी नोन एज इकोसिस्टम। सॉरी, एक्सीटू। इन सीटू मीन्स विद इन द नेचुरल हैबिटेट एंड एक्सीटू मीन्स आउटसाइड देयर नेचुरल हैबिटेट। तो पहला ऑप्शन है यहाँ पर ऑल आर इन सीटू कंजर्वेशन मेथड। क्या ये सारे इन सीटू कंजर्वेशन मेथड्स हैं? मतलब कि क्या इनको इनके ओरिजिनल हैबिटेट में कंजर्व किया जा रहा है? नो, दिस इज नॉट राइट। ऑल आर एक्सीटू कंजर्वेशन मेथड्स। क्या ये एक्सीटू कंजर्वेशन मेथड्स हैं? यस, इनके नेचुरल हैबिटेट से आउटसाइड इनको क्या करवाया जा रहा है? फर्टिलाइज करवाया जा रहा है या इनको ट्रीट किया जा रहा है। तो ये ऑप्शन सही हो सकता है, बट हम बाकी दो ऑप्शन भी देखते हैं। ऑल रिक्वायर अल्ट्रा मॉडर्न इक्विपमेंट इन लार्ज स्पेस। क्या सबको अल्ट्रा मॉडर्न इक्विपमेंट चाहिए? नो, हर किसी को तो नहीं चाहिए। ऑल आर मैथड्स ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एक्सटिंक्ट ऑर्गेनिजम्स। क्या ये सारे मैथड्स जितने भी हमने पढ़े, इन विट्रो, क्रायो प्रिजर्वेशन, टिश्यू कल्चर, क्या ये सिर्फ जो एक्सटिंक्ट स्पीशीज़ हैं, एक्सटिंक्ट यानी जो अभी है नहीं है, मर चुकी हैं, उनकी कोई स्पीशीज़ अभी प्रेजेंट नहीं है, तो उनके सेल ऑर्गेनिज्म वगैरह जो प्रिजर्व किए, या सिर्फ उनके लिए? नहीं। तो इसका आंसर क्या आएगा? ऑल आर एक्सीटू कंजर्वेशन मैथड्स। सो द राइट आंसर विल बी ऑल आर एक्सीटू कंजर्वेशन मैथड्स। क्यों एक्सीटू? क्योंकि इनको इनके नेचुरल हैबिटेट के आउटसाइड जो है वो ट्रीट किया जा रहा है, दैट इज वाई दे आर टर्म टू बी नोन एज एक्सीटू कंजर्वेशन मैथड्स।
नाउ कम्स द नेक्स्ट क्वेश्चन, द टाइप ऑफ डाइवर्सिटी। ठीक है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डाइवर्सिटी? मैंने पहले भी बोला डाइवर्सिटी क्या होगी, वेराइटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, वेराइटी इंक्लूडिंग ऑल द डिफरेंट काइंड्स ऑफ लिविंग थिंग्स। ठीक है, उन्होंने कहा कि ऐसी डाइवर्सिटी जो सारे डिफरेंट काइंड्स के लिविंग थिंग्स को इन्वॉल्व कर रही है एक सर्टन हैबिटेट में। ठीक है, हैबिटेट क्या हो गया उनका, जगह जहाँ पर वो रहते हैं। आपको पता है ना, ऑर्गेनिजम्स का एक हैबिटेट होता है, एक निच होता है, मतलब द एनवायरनमेंट इन विच दे आर लिविंग इट इज़ नोन एज देयर हैबिटेट। और जो उनका फंक्शन होता है, यानी कि जो रोल वो प्ले करते हैं, ठीक है, अपने एनवायरनमेंट में, उसको बोला जाता है निच यानी फंक्शन। ठीक है, तो ये निच और हैबिटेट दो टर्म्स हैं, ये आप याद रखिएगा। हैबिटेट क्या हो गया, उनकी ड्वेलिंग प्लेस। ठीक है, हैबिटेट क्या हो गया, उनकी ड्वेलिंग प्लेस, और निच क्या हो गया, उनका फंक्शन यानी रोल जो वो अपना प्ले कर रहे हैं एनवायरनमेंट में, दैट इज निच। तो इन्होंने यहाँ पर किसकी बात की है, हैबिटेट की बात की है। तो उन्होंने बोला कि जो टाइप ऑफ डाइवर्सिटी इंक्लूडिंग ऑल द डिफरेंट काइंड्स ऑफ लिविंग थिंग्स फाउंड इन अ सर्टन हैबिटेट, एक पर्टिकुलर हैबिटेट में मिलते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, स्पीशीज डाइवर्सिटी, जेनेटिक डाइवर्सिटी, इकोसिस्टम डाइवर्सिटी या पॉपुलेशन डाइवर्सिटी। देखो, एक सर्टन हैबिटेट में जो डिफरेंट काइंड्स ऑफ लिविंग थिंग्स मिलते हैं, डिफरेंट तरीके के मिलते हैं, उसको हम बोलते हैं स्पीशीज डाइवर्सिटी। यानी कि वहाँ पर क्या होता है, स्पीशीज जो है वो अलग अलग मिलती हैं, दैट इज वाई इट इज टर्म टू बी नोन एज अ स्पीशीज डाइवर्सिटी। तो इसका आंसर क्या रहेगा, स्पीशीज डाइवर्सिटी। ठीक है, क्योंकि डिफरेंट लिविंग थिंग्स जो डिफरेंट काइंड्स मिलती हैं उसको हम स्पीशीज डाइवर्सिटी बोलते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर क्वेश्चन है बायोस्फीयर रिजर्व। ठीक है, बायोस्फीयर रिजर्व अब क्या होता है, ठीक है, टेरेस्ट्रियल, कोस्टल या मेरीन इकोसिस्टम जो होता है, ठीक है, उसमें हम क्या करते हैं, बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करते हैं। ठीक है, वेरियस ऑर्गेनिजम्स को हम प्रिजर्व करके रखते हैं सो दैट कि हम उनको फ्यूचर के लिए बचा के रख सकें उनके सस्टेनेबल यूज़ की तरह, तो उसको बोलते हैं बायोस्फीयर रिजर्व। ठीक है, बायोस्फीयर रिजर्व जो है वो 1971 में स्टार्ट हुआ था, यूनेस्को ने स्टार्ट किया था मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व प्रोग्राम जो है, जिसको हम MAB बोलते हैं, मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व प्रोग्राम। ठीक है, ये जो स्टार्ट हुआ था 1971 में स्टार्ट हुआ था, यूनेस्को ने किया था। ठीक है, तो इसमें पूछा गया है कि बताओ कि इसमें से कौन सी जोन जो है जो बायोस्फीयर रिजर्व की नहीं है। देखो, बायोस्फीयर रिजर्व में 3 जोन्स होती हैं। ठीक है, कितनी जोन्स होती हैं, देयर आर 3 जोन्स प्रेजेंट इन बायोस्फीयर रिजर्व। तो वो कौन सी होती हैं, एक होती है कोर जोन, बफर जोन और ट्रांजिशन जोन। ठीक है, जो सबसे इंटरनल होती है वो होती है कोर, जो उसके बाहर होती है वो होती है बफर जोन, जो उससे भी बाहर होती है दैट इज टर्म टू बी नोन एज ट्रांजिशन जोन। ठीक है, इसको क्या बोला जाता है, ट्रांजिशन जोन बोला जाता है। तो इस जोन में क्या होता है, कोर जोन में बिल्कुल भी ह्यूमन एक्टिविटी अलाउड नहीं होती है, बफर जोन में लिमिटेड ह्यूमन एक्टिविटी अलाउड होती है, और ट्रांजिशन जोन में जो होती है वो ह्यूमन एक्टिविटी अलाउ होती है। तो अब हम देख रहे हैं कि बायोस्फीयर रिजर्व में कौन सी जोन हमने पढ़ ली, हमने पढ़ा कोर जोन भी है, ट्रांजिशन जोन भी है, बफर जोन भी है। द ओनली जोन विच इज नॉट प्रेजेंट इन बायोस्फीयर रिजर्व इज स्फेरिकल जोन। सो द आंसर विल बी द स्फेरिकल जोन। ठीक है, अब आया क्वेश्चन, ये क्वेश्चन हमने ऊपर भी पढ़ा था कल्चर के उस क्वेश्चन में जहाँ पर हमारी टेक्निक्स पढ़ी थी हमने। अब ये क्वेश्चन है कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी आउटसाइड द नेचुरल हैबिटेट, यानी कि देयर नेचुरल हैबिटेट जहाँ पर वो पैदा हुए हैं, जिस कंडीशन में मतलब वो बॉर्न हुए हैं, उससे आउटसाइड उनकी कंजर्वेशन करना, यानी कि उनको उनके नेचुरल हैबिटेट में नहीं रहने देना, वहाँ से उठाकर उनको किसी और जगह पर जाकर उनको कंजर्व करना, सो दैट कि अगर वो एक्सटिंक्ट हो रहे हैं या एंडेंजर्ड है या थ्रेटेंड है, वट एवर देयर क्राइटेरिया इज, तो उनको कंजर्व करने के लिए जब उनके नेचुरल हैबिटेट से बाहर उनको कंजर्व किया जाता है तो उसको क्या बोलते हैं, अभी हमने पीछे ही पढ़ा था, उसको बोलते हैं ex-situ। ठीक है, ex-situ मीन्स आउटसाइड द नेचुरल हैबिटेट कंजर्वेशन, और in situ मीन्स होता है उनके ओरिजिनल हैबिटेट में रहते हुए उनकी कंजर्वेशन करना, उसको बोलते हैं in situ। तो यहाँ पर आउटसाइड द नेचुरल हैबिटेट पूछा है तो इसका आंसर क्या आएगा, ex-situ। क्लियर, नाउ विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, क्वेश्चन है, अब बताओ कि इनमें से क्या कॉजेज हैं सॉइल इरोजन के। अब सॉइल इरोजन क्या होती है, रिमूवल ऑफ द टॉप लेयर ऑफ द सॉइल। ठीक है, जब सॉइल की जो टॉप लेयर है वो रिमूव हो जाती है उसको क्या बोला जाता है, सॉइल इरोजन। अब यही पूछा जा रहा है कि क्या कॉजेज हैं जिसकी वजह से ये रिमूव हो जाती है।
अनरिस्ट्रिक्टेड ग्रेजिंग, यानी कि अगर जितने भी कैटल है अगर वो ग्रेज कर रहे हैं, उनको कोई रोक नहीं रहा, वो करते जा रहे हैं, तो टॉप लेयर भी समटाइम्स क्या करते हैं, रिमूव कर देते हैं जब उनकी अनरिस्ट्रिक्टेड ग्रेजिंग होती है। उसकी वजह से भी हमारी जो लेयर है सॉइल की, वो टॉप लेयर जो है वो रिमूव हो सकती है, दैट इज नोन एज सॉइल इरोजन। येस, दिस इज वन ऑफ द कॉज। ओवर कल्टिवेशन कर दो आप तो भी टॉप लेयर जो है सॉइल की वो रिमूव हो जाएगी। एंड नेक्स्ट इज द डिफॉरेस्टेशन। वो तो हमें पता ही है कि जो सॉइल है वो ट्री की जो रूट्स हैं उनको होल्ड अप करके रखता है। जब उनको होल्ड अप करके रखता है तो अगर हम डिफॉरेस्टेशन कर देंगे, यानी कि हम डिफॉरेस्टेशन में पेड़ों को क्या जड़ से उखाड़ देते हैं, तो रूट्स जो होती हैं वो सॉइल से लूजन अप हो जाती हैं, तो उस केस में भी क्या होता है, जो सॉइल है वो इरोड हो जाती है। तो ऑल ऑफ द अबव विल बी द आंसर। अनरिस्ट्रिक्टेड ग्रेजिंग भी एक रीज़न है रिमूवल ऑफ टॉप सॉइल का, यानी सॉइल इरोजन का। ओवर कल्टिवेशन भी, डिफॉरेस्टेशन भी, ये तीनों रीजंस हैं कि इनकी वजह से हमारी सॉइल इरोड होती है। सो ऑल ऑफ द अबव इज द आंसर। ठीक है, नेक्स्ट इज रेड डेटा बुक। रेड डेटा बुक क्या है? देखो, IUCN ने रेड डेटा बुक पब्लिश की होती है। इसका मतलब है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज। ठीक है, ये डेटा बुक जो है, रेड डेटा बुक IUCN पब्लिश करता है सो दैट वो उसमें किसका डेटा दिखाते हैं? क्या वो सारे प्लांट स्पीशीज़ का डेटा दिखाते हैं? क्या सारे एनिमल स्पीशीज़ का डेटा दिखाते हैं? थ्रेटेंड स्पीशीज़ का दिखाते हैं या इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट स्पीशीज़ का दिखाते हैं? देखो, रेड डेटा बुक में क्या होता है, डिफरेंट क्राइटेरिया होते हैं। वल्नरेबल स्पीशीज़, एंडेंजर्ड स्पीशीज़, थ्रेटेंड स्पीशीज़, क्रिटिकली एंडेंजर्ड, रेयर, एक्सटिंक्ट, इन सब स्पीशीज़ का जो होता है वो डेटा हमें बताया जाता है। सो अकॉर्डिंग टू द ऑप्शंस यहाँ पर हमें सिर्फ थ्रेटेंड स्पीशीज़ दी है। अगर वल्नरेबल भी होता है, एंडेंजर्ड भी होता है, तो हम उनको भी मार्क करते हैं, लेकिन यहाँ पर हमें क्या दिया है? थ्रेटेंड स्पीशीज़। तो सारे प्लांट और एनिमल का नहीं, इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट का भी नहीं, किसका डेटा, रेड डेटा बुक किसके बारे में डेटा देती है हमें? थ्रेटेंड स्पीशीज़ के बारे में। सो द आंसर विल बी द थ्रेटेंड स्पीशीज़। और ये रेड डेटा बुक देता कौन ने, किसने पब्लिश किया? IUCN ने। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन्स हैज़ द मैक्सिमम डाइवर्सिटी। ठीक है, मैक्सिमम डाइवर्सिटी किसके पास है? मैक्सिमम डाइवर्सिटी यानी ज़्यादा से ज़्यादा वेराइटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म किसके पास है? क्या मैंग्रोव्स के पास है? मैंग्रोव्स जो होते हैं वो ट्रॉपिकल फॉरेस्ट होते हैं। टेम्परेट फॉरेस्ट जो है वो टेम्परेट रीजन्स में है, उनके पास भी ज़्यादा डाइवर्सिटी नहीं है। टाइगा जो हो गए, जो कोल्ड रीजन्स में जो कोनिफेरस ट्रीज प्रेजेंट है हमारे, वहाँ पर भी नहीं होता। टाइगा रीजन्स के हो गए, टुंड्रा रीजन जहाँ बहुत ज़्यादा बर्फ़ पड़ती है, वहाँ पर भी ज़्यादा डाइवर्सिटी नहीं है, क्योंकि हमें पता है कि बर्फ़ वाले इलाकों में ज़्यादा डाइवर्सिटी नहीं होती है। बच्चे एंड में कोरल रीफ्स। कोरल रीफ्स क्या होते हैं? दीज आर मैसिव स्ट्रक्चर्स जो किससे बने होते हैं? ठीक है, किससे बने होते हैं? ये लाइमस्टोन से। ठीक है, किससे बने होते हैं? लाइमस्टोन से बने होते हैं, जो कोरल पॉलिप्स डिपॉजिट करता है इन पे। इन्हीं कोरल रीफ को जो है रेन फॉरेस्ट ऑफ द सी भी बोला जाता है। ठीक है, इनको क्या बोला जाता है? रेन फॉरेस्ट्स ऑफ द सी। अब हमें पता है कि जो रेन फॉरेस्ट ऐसे हैं हमारे, वो अमेजॉन रेन फॉरेस्ट हैं। अगर हम टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम की बात करें तो यहाँ पर अमेजॉन की तो कोई बात हुई नहीं है। तो अकॉर्डिंग टू द ऑप्शंस तो हमारे यहाँ पर क्या आएगा? कोरल रीफ विल बी द ऑप्शन। क्यों? क्योंकि इनको रेन फॉरेस्ट बोला जाता है। तो मैक्सिमम डाइवर्सिटी जो है लिविंग ऑर्गेनिजम्स की हमें कहाँ पर मिलेगी? कोरल रीफ्स में मिलेगी। ठीक है, कहाँ पर मिलेगी? कोरल रीफ्स में मिलेगी। तो कोरल रीफ्स विल बी द आंसर। यहाँ पर सबसे ज़्यादा डाइवर्सिटी होती है ऑर्गेनिजम्स की। अच्छा, अब यहाँ पर पूछा गया है कि इनमें से कौन सा है जो इन सीटू कंजर्वेशन में इंक्लूडेड नहीं है। इन सीटू कंजर्वेशन मैंने बता दिया पहले ही। इन सीटू मीन्स इन देयर नेचुरल हैबिटेट और एक्स सीटू मीन्स आउटसाइड देयर नेचुरल हैबिटेट। तो इनमें से कौन सा इन सीटू कंजर्वेशन में नहीं इंक्लूडेड है? क्या जू है? यस, जू जो है वो एक्स सीटू कंजर्वेशन में आता है। क्यों? क्योंकि ये जू तो हमने बनाया होता है, वहाँ से हम ओरिजिनल मतलब जो उनका नेचुरल हैबिटेट ऑर्गेनिजम्स का, वहाँ से उठा के उनको जू में रखते हैं, तो वो उनका ओरिजिनल हैबिटेट नहीं हुआ। लेकिन नेशनल पार्क, यस, इट इज़ इन सीटू कंजर्वेशन। यहाँ पर विद इन द नेचुरल हैबिटेट जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनको कंजर्व किया जाता है। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में भी ऐसा ही होता है और बायोस्फीयर रिजर्व में भी ऐसा ही होता है। यानी कि नेशनल पार्क्स, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज और बायोस्फीयर रिजर्व्स, ये हमारे कौन से मेथड्स हैं? ये हमारे इन सीटू कंजर्वेशन के मेथड्स हैं। लेकिन जो जू है हमारा वो एक्स सीटू है। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन यहाँ पे हमें पूछा गया है कि कौन सा इंक्लूडेड नहीं है। तो नहीं कौन सा इंक्लूडेड है?
जू। तो आंसर क्या आएगा हमारा? जू। देखो अब ये आ गया हॉटस्पॉट का क्वेश्चन। हॉटस्पॉट्स के बारे में मैंने आपको पहले भी बोला था। हॉटस्पॉट क्या होते हैं? ये वो वाले रीजन होते हैं जहाँ पर स्पीशीज रिचनेस बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है, और वहाँ पर एंडेमिज्म होना चाहिए, ठीक है। एंडेमिज्म मैंने पहले भी आपको बोला था। अब यहाँ पर क्वेश्चन भी यही पूछा है कि हॉटस्पॉट्स आर रीजन्स ऑफ हाई व्हाट, रेयरिज्म, एंडेमिज्म, डाइवर्सिटी या क्रिटिकल एंडेंजर्ड पॉपुलेशन। तो मैंने आपको पहले भी एक क्वेश्चन में मैंने हॉटस्पॉट्स का जिक्र किया था जहाँ पर एंडेमिक स्पीशीज़ की बात हो रही थी। तो वो हॉटस्पॉट्स कौन से रीजन होते हैं जहाँ पर एंडेमिज्म होता है? एंडेमिज्म क्या हो गया? यूनिकनेस होनी चाहिए उनमें, ठीक है। उनमें ऐसी क्वालिटी होनी चाहिए कि वो जो ऑर्गेनिज्म है वो सिर्फ वहीं पर मिलने चाहिए, उसके अलावा कहीं पर भी नहीं मिलने चाहिए। और हॉटस्पॉट को हम कैसे ऑर्गेनाइज करते हैं? हॉटस्पॉट्स वो रीजन्स होते हैं जहाँ पर हाई लेवल ऑफ स्पीशीज रिचनेस है और एंडेमिज्म है। यानी कि अगर किसी भी एरिया को आपको एज एन हॉटस्पॉट क्लासीफाई करना है तो उसमें कम से कम 1500 वेस्कुलर प्लांट्स ऐसे होने चाहिए जो उसके अलावा कहीं और नहीं मिलते हो, ठीक है, उसके अलावा कहीं और नहीं मिलते। और अगर ऐसी कंडीशन वो फुलफिल करता है तो उस रीजन को हम क्या बोलेंगे? हॉटस्पॉट बोलेंगे। उस रीजन को हम क्या बोलेंगे? हॉटस्पॉट। तो हॉटस्पॉट्स कौन से रीजन हो गए? दे आर रीजन ऑफ हाई एंडेमिज्म। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ पॉइजनस गैस। हमेशा क्वेश्चन में एक की पॉइंट ढूंढना चाहिए, मैंने पहले भी बोला। तो यहाँ पर भी ऐसा ही है कि पॉइजनस गैस जो व्हीकल्स से एग्जॉस्ट होती है, यानी कि जो व्हीकल्स एमिट कर रहे हैं पॉइजनस गैस, वो कौन सी है? वेदर इट इज़ कार्बन मोनोऑक्साइड, इथेन, मीथेन या कार्बन डाइऑक्साइड। हमें पता है कि जो व्हीकल्स से एग्जॉस्टेड गैस निकलती है, जो पॉइजनस गैस निकलती है, जो एग्जॉस्ट होती है, वो कार्बन मोनोऑक्साइड है। कार्बन मोनोऑक्साइड जो है दैट इज़ वेरी पॉइजनस गैस। तो पॉइजनस गैस कार्बन मोनोऑक्साइड ही है जो कहाँ से निकलती है? हमारे व्हीकल से एग्जॉस्ट होती है और एटमॉस्फेयर में जाती है और हमारा एटमॉस्फेयर जो है उसको पॉल्यूट करती है। सो द आंसर इज कार्बन मोनोऑक्साइड। नाउ द लास्ट क्वेश्चन फॉर द टुडे इज, इसकी मैंने पहले भी जिक्र किया आपके साथ कि ताजमहल का जो येलो कलर हो रहा है, ठीक है, जो येलोइंग हो रही है ताजमहल की, यानी कि वो वाइट से येलोइश में टर्न हो रहा है, वो किसकी वजह से हो रहा है? किसके इफेक्ट की वजह से हो रहा है? एंड वी हैव ऑलरेडी स्टडीड दैट इट इज़ बिकॉज ऑफ द एसिड रेन। एसिड रेन की वजह से हो रहा है। क्यों? क्योंकि एसिड रेन में ज़्यादा क्वांटिटी सल्फर डाइऑक्साइड की होती है और सल्फर डाइऑक्साइड जो होता है वो मार्बल और लाइमस्टोन के साथ रिएक्ट करता है। जब उसके साथ रिएक्ट करता है वो उसका कलर चेंज कर देता है। क्यों? क्योंकि जो एसिड रेन की नेचर है वो कोरोसिव है। जब कोरोसिव चीज़ किसी के साथ भी रिएक्ट करती है उसका कलर चेंज कर देती है। दैट इज़ वाई जो ताजमहल है वो किसकी वजह से येलो हो रहा है? वो एसिड रेन की वजह से येलो हो रहा है। सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे, ठीक है। थैंक यू। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी तो प्लीज़ इसको लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और प्लीज़ डू मेंशन इन द कमेंट सेक्शन कि आपको वीडियो कैसी लगी। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।